आज है 8th यूनिट का बी पार्ट न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हम पीछे एटम्स के क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, हर रोज मैं तुम्हें 1 या 2 क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क के तौर पे दूंगा और अगले दिन हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर 2 क्वेश्चन फिर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से एटम्स के क्वेश्चन भी पूरे होंगे और न्यूक्लियाई का पार्ट भी चलेगा। तो बात है आज न्यूक्लियाई की। एक वर्ड होता है न्यूक्लियस और एक वर्ड होता है न्यूक्लियाई। क्या अंतर है पता है किसी को? जो न्यूक्लियाई होता है ना वो न्यूक्लियस के बराबर ही होता है, कोई अंतर नहीं है। बस ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। चाहे न्यूक्लियाई बोल लो या फिर न्यूक्लियस बोल लो, एक ही बात है, डजंट मैटर। ठीक है, अब बात न्यूक्लियस के अंदर की हम करने वाले हैं। बाहर की बात हम एटम की कर चुके, अब हम न्यूक्लियस के अंदर क्या है, किसने क्या खोज की, कैसे खोज हुई, खोज नहीं होती तो क्या होता, खोज होने के बाद क्या हो रहा है, ये सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट कर लिया ये एटम है। पहले तो मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो तुम्हें पता है, फिर मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो अपने सिलेबस का पार्ट है और जो तुम्हें नहीं पता। ये लेट कर लिया एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम की एक खास बात होती है कि जो एटम होता है उसका एक मास है और उसका मास इसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेट करता है। ये बात बताई थी मैंने। और इस सेंट्रल टीनी कोर को हम क्या बोलते थे? न्यूक्लियस। इसको हम बोलते थे न्यूक्लियस। अब बात है आउटर मोस्ट शेल की। आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम के बारे में तुम्हें एक बात पता है कि हाइड्रोजन एटम के केस में एक सेल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। और वो इसलिए घूमता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ये बात तो तुम्हें पता है। बात जो तुम्हें नहीं पता वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता प्रोटॉन की तरह। पता है किसी को? 2-3 तरीके के पार्टिकल्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हमें यह भी पढ़ाया जाता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स के अंदर चक्कर काटता होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। ये बात तुम्हें नहीं पता, इसके बारे में हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब तुम्हें क्या पता है और क्या पता है? और तुम्हें यह पता है कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। केमिस्ट्री के अंदर तुमने पढ़ा होगा। न्यूक्लियॉन्स के अंदर 2 तरीके के पार्टिकल्स आते हैं। एक तो आता है पार्टिकल प्रोटॉन और एक पार्टिकल क्या आता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके न्यूक्लियॉन बनाते हैं। अब जैसे कि मान लो कोई स्कूल है, हम फतेहाबाद के एपेक्स स्कूल की बात करते हैं। एपेक्स स्कूल के किसी भी बच्चे के यहां पर एक बैच लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है एपेक्सियन। कई लिख देते हैं स्कूल वाले। एपेक्सियन का मतलब एपेक्स में पढ़ने वाले बच्चे। ठीक है, उसी तरीके से न्यूक्लियॉन का मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स। 2 होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी से अलग होती है। कैसे अलग होती है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए? इसके अंदर तुम्हें 4 बातें पता होनी चाहिए पहले से, जो तुम्हें पता भी होनी चाहिए, जो एक सिलेबस का पार्ट भी है और जो एक बेसिक भी है, जो लोअर क्लासेस के अंदर बताई भी जाती है। क्या क्या चीज? इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है। सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हें 2 चीजें और पता होनी चाहिए। पहली चीज एटॉमिक नंबर और दूसरी चीज मास नंबर। ये सारी चीजें केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलके बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, जो न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो एग्जिस्ट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, लेकिन पॉजिटिव में। इसलिए बोला जाता है कि जो एटम होता है ना
वो एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बिल्कुल बराबर होता है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और एक बात तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होने के कारण उनके सारे चार्ज एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ये बोला जाता है एटम एज अ होल न्यूट्रल चीज होती है। अगर एटम एज अ होल न्यूट्रल है तो मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल है तो पार्टिकल एज अ होल न्यूट्रल है, पार्टिकल एज अ होल न्यूट्रल है तो पूरी बॉडी एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, अब बात है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये पहले से ही न्यूट्रल होता है। ये बात तो तुम्हें पता थी, अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जो तुम्हें नहीं पता। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों न्यूक्लियॉन हैं, फिर भी इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स या फिर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी। हमें तो ये सिखाया जाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ही अट्रैक्टिव लगेगी, एक पॉजिटिव है तो रिपल्सिव लगेगी। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं लगनी चाहिए, अट्रैक्टिव रिपल्सिव तो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगी। और वो जो फोर्स लगेगी ना, उसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। और कैसे लगेगी वो बात तुम्हें नहीं पता, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, और इस यूनिट के अंदर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को इक्वल ही लेकर चलेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ऐसा यूनिट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन के मास को प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर 1.67 इंटू 10⁻27 kg और 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये चीज होती है। ये बात तो तुम्हें पता थी। दो बात और है जो तुम्हें पता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब जैसे कि मैं एक नोटेशन बनाता हूं, AXZ, ये नोटेशन है। इस नोटेशन के अंदर ये X है, ये तो एलिमेंट को शो करता है कि कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, क्या है ये, वो चीज है X। ये जो Z होता है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये जो A होता है इसको हम बोलते हैं मास नंबर। अब रियलिटी क्या है जो तुम्हें पता है, क्या पता है तुम्हें? अगर इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो वो Z के बराबर होते हैं ना। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हो तो वो भी Z के बराबर होते हैं, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो वो A माइनस Z के बराबर होते हैं। क्या ये बात तुम्हें पता है? अब जैसे कि मैं एक चीज लिख देता हूं, और वो चीज मैंने लिख दी 4He2, ये किसका न्यूक्लियस है? हीलियम का। अगर मैं पूछता हूं हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तुम क्या बताओगे? 2, जो कि Z के बराबर होता है। अगर मैं पूछता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो तुम क्या बताओगे? 2, वो भी 2 है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या बराबर है और हमेशा बराबर ही रहती है, ये रियलिटी है। और अगर मैं पूछता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो कैसे निकालोगे? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये जो Z है वो एटॉमिक नंबर होता है। अब हम उसी एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पढ़ना क्या है ये तुम्हें पता ही है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं, केमिस्ट्री तो बहुत डीपली में चली जाती है, केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं, जो फिजिक्स में यूज होने वाला है उसके हिसाब से। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बात है मास नंबर की। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। अब एक बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी और आज भी बता रहा हूं, ये जो एटम है इसका एक मास होता है और इसका मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेट करता है, बताई थी। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इस पूरे एटम का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पूरे एटम का मास और अकेले इस न्यूक्लियस का मास बराबर होता है, बोला जा सकता है ऐसे। अब यहां पर जो मास नंबर होगा
वो इस न्यूक्लियस के मास के से रिलेटेड होगा। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर अगर तुम प्लस कर दोगे तो वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, आ जाएगा ना, और वही हमें देगा मास नंबर। और मास नंबर को हम लिखते हैं ए से, एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं जेड से। ये चीज तुम्हें पता है, पता थी ये सारी बातें। अब एक बात और जो तुम्हें पता है, जो मैंने तुम्हें बताई भी थी रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जस्ट बाद, ये जो एटम होता है ना, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसका साइज होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, और एटम के बीच में ये न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और इस न्यूक्लियस का साइज होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई के अंदर जो भी टर्म लिखेंगे उसके अंदर चेंजेस आएंगे, और वो डिपेंड करता है कि हम कौन से न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हीलियम की, बोरोन की, कार्बन की, यूरेनियम की, किस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहां पर मल्टीप्लाई वाले टर्म में चेंज आ जाएगा। लेकिन ये दो चीज है ना, 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -10, ये हमेशा सेम रहेगा हर एक न्यूक्लियस के लिए, हर एक एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग, एटम के कोरिस्पोंडिंग न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज 10 टू द पावर -15 होता है। अब तुम्हें एक बात यहां पर पता होनी चाहिए, एटम का साइज आर्मस्ट्रॉन्ग की टर्म्स में कितना होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर, क्या ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर है या नहीं है? तो एटम का साइज 1 आर्मस्ट्रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली इक्वल इतना ही होता है। और अगर मैं तुम्हें न्यूक्लियस का साइज अगर पूछूं फर्मी की टर्म्स में या फेम्टोमीटर की टर्म्स में, तो तुम क्या बताओगे? 10 टू द पावर -15 मीटर 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। तो एटम का जो साइज है वो है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियस का जो साइज है वो है 1 फेम्टोमीटर। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें पता है। अब बात चैप्टर के स्टार्टिंग की है। अब जो एटम होता है उसके बीच में न्यूक्लियस की खोज तो रदरफोर्ड ने कर दी थी। अब रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस की खोज कर दी और कंक्लूजन ये दे दिया कि अगर मैं किसी भी अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के आसपास अगर भेजूंगा तो वो न्यूक्लियस उस अल्फा पार्टिकल को कहीं और डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, तो वहां पर एंगल होता है, इंपैक्ट पैरामीटर होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों के बारे में दो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आए। पहला हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, और दूसरा जो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आया वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। ये दो थ्योरी आई। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है मनगढ़ंत बात, जो हम वैसे ही कह देते हैं। अब कोई भी रिसर्च अगर दुनिया में होती है ना, कोई भी रिसर्च, तो सबसे पहले उसके लिए एक मनगढ़ंत बात कही जाती है, फिर उसके बाद रिसर्च होती है कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। अब जैसे मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, तुम यहां पर बैठ के पढ़ रहे हो, अब मैंने वैसे बोल दिया शाम के 6 बजे मौसम इतना खराब होने वाला है कि तूफान आएगा गुना में, मैंने तो बोल दिया। अब मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है, मैं तो मौसम के बारे में वैसे ही बोल दिया। वो क्या है? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अब तुम क्या करोगे घर जाके? तुम इस चीज के बारे में न्यूज में देखोगे, टीवी में देखोगे, नेट में देखोगे, आगे पीछे फोन करोगे और पूछोगे, वेरीफाई करोगे कि हमारे सर ने तो ये बोला है, क्या ऐसा है या नहीं है। तो अगर वो प्रूव हो जाती है कि ऐसा है, तो मेरी उसी हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं थ्योरी। और अगर ये चीज प्रूव नहीं होती और तुम्हें ये पता चल जाता है कि सर ने तो हमें बेवकूफ बना दिया, सर तो झूठे हैं, झूठ बोल दिया सर ने, तो मेरी हाइपोथेसिस ही रहेगी, वो थ्योरी कभी नहीं बन पाएगी। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले जब न्यूक्लियस की खोज हुई ना, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर काम किया। किसी ने कुछ मनगढ़ंत बात कह दी, किसी ने कुछ कह दी। वो तो उन सारी मनगढ़ंत बातों में से दो मनगढ़ंत बात सामने आई। पहली को हम बोलते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस और दूसरी को हम बोलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है ये सिर्फ मनगढ़ंत बात, AXZ, ये मैंने किसी भी एटम के कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस का सिंबल बना दिया। इसको तो हम बोलते हैं मास नंबर, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
सबसे पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस आई। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये जो ए होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है। ए होता ही है, मास नंबर ही है, और ये जेड एटॉमिक नंबर ही होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू पीई हाइपोथेसिस ये जो ए है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है, और ये जो ए माइनस जेड है, ए माइनस जेड, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ठीक है, अब ये जो चीज है ये तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। उस टाइम जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे उन्होंने ये बोला। अब तुम बताओ क्या ये सही है? ये तो गलत है। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है और ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ही रहा। एक तो इन्होंने ये बोला था, एक और बात बोली थी। क्या बात बोली थी? मान लो ये न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के केस में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर घूमता रहता है। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन एटम का ही एग्जांपल हो, किसी और का भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने मान लो कार्बन का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो इस पीई हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने एक और बात कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो कुछ तो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और कुछ न्यूक्लियस के बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं। ये बात भी पीई हाइपोथेसिस के अंदर कही गई, लेकिन ये भी बाद में झूठी साबित हुई। तो ये हाइपोथेसिस कंसेप्ट बन के रह गया। उसके बाद रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो बता दिया साइंटिस्टों ने, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बाहर ही रहे। इसके पीछे एक रीजन फाइंड आउट किया गया, और ये रीजन वही वाला क्वेश्चन का है कि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। इसके पीछे रीजन है। अब रीजन क्या है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर अगर एग्जिस्ट करना है तो उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। कितनी? कम से कम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ज्यादा से ज्यादा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी की रेंज में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम दिल्ली के अंदर प्लॉट लेकर अपना घर बना सकते हो। पैसे नहीं है तो पड़े रहो यहां, वही बात है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को अगर एग्जिस्ट करवाना है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कम से कम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए। 21 हो, 22 हो, 25 हो, 28 हो, 198 हो, 199 हो, 200 हो, डजंट मैटर, मतलब इसके बीच में होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती नहीं। उसके पास 5 से लेकर 7 या 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की एनर्जी होती है। तो इतनी कम एनर्जी के साथ वो न्यूक्लियस के अंदर अगर घुस भी गया ना तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको फिर बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसलिए न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इन्होंने तो हाइपोथेसिस के अंदर ये कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन बाहर भी हैं अंदर भी हैं, कह तो दिया, लेकिन इस चीज का कोई प्रूफ नहीं दिया। बाद में थ्योरी चली, बाद में बहुत सारी रिसर्चेस हुई, और रिसर्चेस के अंदर ये थ्योरी आई कि इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बात भी हाइपोथेसिस बन के रह गई। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन की खोज की हेनरी चैडविक ने। ठीक है, तो उस न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस पूरे तरीके से फेल हो गया, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की गई थी, न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं की। और जब न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो इसका मतलब वो थ्योरी फेल। उसके बाद जो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आया वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अंदर कुछ बातें बोली गई। क्या बोली गई? कि ये जो Z होता है ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है, जो कि बिल्कुल सही है। और ये जो Z है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी शो करता है, ये भी सही है। और ये जो A माइनस Z है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो करता है, और ये भी बिल्कुल सही है। अब ये सही है या नहीं है वो तो आज हमें पता है। पहले जमाने में इस चीज को लेकर रिसर्चेस हुई, और उन रिसर्चेस का जो रिजल्ट है वो इस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट से मैच करता था, इसलिए इस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को सही माना गया।
तो इसीलिए इस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को आगे जाके थ्योरी का नाम दिया गया। ये थ्योरी बन गई और ये हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस ही बन के रह गया। पता चला? सारी बातें क्लियर है? तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर ए एक्स जेड हो तो ये थ्योरी फेल होती है, ये थ्योरी आगे हम पढ़ते हैं, ये थ्योरी फेल हो जाती है। ठीक है? और ये क्वेश्चन स्पेशली यहां पर है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, उसके पीछे ये रीजन है। ठीक है? उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या है, इसके बाहर क्या है, इन चीजों की खोज हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के साइज के बारे में, न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स ये भी आएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बीच में फोर्स कितनी लगती है, कैसे लगती है, किस नेचर की लगती है, उसको बोलते क्या है, ये सब। तो अभी फिलहाल दो टॉपिक्स हैं। एक तो है न्यूक्लियस का साइज क्या है, वो तो हमने वैसे ही बोल दिया 10 to the power -15, ये तो एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन साइज किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, न्यूमेरिकल क्या है उसके ऊपर वो, और एक न्यूक्लियर डेंसिटी। ये मान के चलना कि न्यूक्लियर डेंसिटी एक ऐसा टॉपिक है 100% चांस है कि आता ही आता है। पिछले साल भी आया, पेपर उठा के देख लेना, और किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो भी तुम्हें बताऊंगा। तो ध्यान से देखना इस चीज को। तो पहली जो चीज आती है वो है न्यूक्लियर साइज। जब भी साइज की बात होती है ना, मान के चलना हम रेडियस की बात कर रहे हैं, डायमीटर की नहीं। ठीक है? न्यूक्लियस का जो साइज है उसको हम आर बोलते हैं। अब ये मान लो एक एटम है और ये मान लो एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसको मैंने कैपिटल आर बोल दिया। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इसके बराबर होगा। अब एक साइंटिस्ट ने ये कहा था कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो इसके मास नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो भी डायरेक्टली, यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ये चीज बोली गई। अब यहां पर एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे 2 कॉपी बैग में डालनी हो तो एक लिफाफे की जरूरत है, छोटा सा लिफाफा। लेकिन अगर मुझे 20 कॉपियां अगर डालनी हो तो वो लिफाफा छोटा नहीं पड़ेगा, उसके लिए तो हमें बैग की जरूरत है। और अगर मुझे 10 बंडल अगर डालने हो कॉपियों के तो उसके लिए तो पूरा का पूरा एक बॉक्स होना चाहिए। तो जितनी कम कॉपियां उतना ही छोटा स्ट्रक्चर, ज्यादा कॉपियां बड़ा स्ट्रक्चर, और ज्यादा कॉपियां बड़ा स्ट्रक्चर। बंडल ऑफ जो कॉपीज होती है अगर मुझे उसको पैक करना हो तो बड़ा सारा स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। ठीक है? वही बात है इसके अंदर भी। मास नंबर का मतलब क्या होता है, मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स अगर बढ़ते गए तो इसका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। अगर न्यूक्लियॉन्स कम है तो इसका वॉल्यूम भी छोटा होगा, न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, न्यूक्लियॉन्स अगर बहुत ज्यादा है तो इसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है? अब मैं कंपेयर करता हूं दो को, एक तो है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, और एक है यूरेनियम एटम का न्यूक्लियस। पहले तो तुम ये बताओ किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का, हाइड्रोजन एटम का, या फिर यूरेनियम एटम का? यूरेनियम एटम का। हाइड्रोजन एटम के अंदर तो प्रोटॉन होते ही नहीं, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं, सिर्फ एक ही न्यूक्लियन होता है, एक ही न्यूक्लियन। लेकिन ये जो यूरेनियम है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है? एक तो एक प्रोटॉन और एक है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो किसका न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा, किसका ज्यादा होगा? हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसका जो साइज है वो यूरेनियम एटम का जो न्यूक्लियस है उसके साइज के मुकाबले में छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन को एग्जिस्ट करवाना है तो उसका न्यूक्लियस छोटा होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर एग्जिस्ट करवाना हो तो उसका जो साइज है न्यूक्लियस का वो भी बड़ा होगा। तो इसलिए बोला जाता है जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियॉन्स कम है तो वॉल्यूम भी कम है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास नंबर के। ठीक है? यहां पे अगर तुम देखो तो ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, मेन रिलेशन क्या बना? आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है? आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहां से आर क्या हो गया? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3।
अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर नॉट, और ये हो जाएगा a की पावर 1/3। ये फॉर्मूला है। r का मतलब क्या है? r का मतलब है न्यूक्लियस का साइज या न्यूक्लियस का रेडियस। a का मतलब क्या है? मास नंबर, किसका? पूरे एटम का। ठीक है। r नॉट का मतलब है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को स्पेशल नाम दिया जाता है एम्फेरिकल कांस्टेंट। ये इसका नाम है। नाम याद रहे ना रहे, इसकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। एम्फेरिकल कांस्टेंट आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये इसकी वैल्यू है। ये तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है। अगर तुम्हें किसी भी न्यूक्लियस का या किसी भी एटम का, मान लो हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन का मास नंबर होता है 12 ही होता है क्या? 12 होता है। अगर हमें मास नंबर अगर कार्बन का पता है ना, तो कार्बन के कोरेस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियस है हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर हमें मास नंबर पता है तो इसका मतलब हम उस एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज, उसका रेडियस हम पता लगा सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? उसके बाद इसका जो साइज होता है रेडियस का, वो मैंने तुम्हें बताया 10⁻⁻15 मीटर होता है। चाहे वो न्यूक्लियस किसी भी चीज का हो, किसी भी एलिमेंट का हो, उसकी रेंज 10⁻⁻15 में ही मिलेगी। ठीक है। अब यहां पर बात आती है न्यूक्लियर डेंसिटी की। न्यूक्लियर डेंसिटी का जो टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियर डेंसिटी, उसको हम रो से लिखते हैं और ये है डेंसिटी। वैसे डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मान लो ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसका रेडियस r है। मुझे इस न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है। और एक बात मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, डेंसिटी की यूनिट बताओ पहले क्या होती है? डेंसिटी की यूनिट kg पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी की यूनिट होगी। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी है ना, उसकी भी यूनिट यही होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो किस रेंज में होती है? 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये चीज भी तुम्हें बिल्कुल न्यूक्लियर रेडियस की तरह याद रखना है। न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है। अलग अलग एटम के न्यूक्लियस अलग अलग डेंसिटी, लेकिन मल्टीप्लाई में यहां पर जो टर्म आएगी ना वही चेंज होगी। अब मैं हीलियम की डेंसिटी अगर लिखता हूं, हीलियम के न्यूक्लियस की, तो यहां की टर्म चेंज हो सकती है। यूरेनियम की डेंसिटी लिखता हूं तो यहां की टर्म चेंज हो सकती है, लेकिन ये 10⁻17 है तो 10⁻17 ही रहेगा। ठीक है। तो तुम बताओ 10⁻17 बहुत कम होता है या बहुत ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है। अब हमें न्यूक्लियस की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यही होगा फॉर्मूला, यही होगा क्या? अब न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा मास ऑफ न्यूक्लियस। ये चीज फाइंड आउट करनी तुम्हें आनी भी चाहिए और तुम्हें पता भी होना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना इस चीज का। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि न्यूक्लियस का मास क्या होगा। मान लो अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का जो टोटल मास होगा ना वही होगा मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। अब एक लड्डू है, लड्डू के जितने भी दाने हैं वो निकाल लो। दाने का जो भी मास होगा और जो लड्डू का मास होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। वही बात है, ये न्यूक्लियॉन से बना होता है, न्यूक्लियॉन से। न्यूक्लियॉन्स का जो टोटल मास है और जो न्यूक्लियस का जो टोटल मास है वो तो बराबर होगा, होगा ना? इस चीज को पेंडिंग रखना, पेंडिंग रखना, क्योंकि हम बाइंडिंग एनर्जी करेंगे उसके अंदर मैं तुम्हें उल्टी बात बोलने वाला हूं कि बराबर नहीं होता। ठीक है। लेकिन यहां तक जितनी भी रिसर्च हुई है ना,
उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रहा हूं कि न्यूक्लियॉन्स का जो मास है और न्यूक्लियस का जो मास है वो बराबर होता है, ठीक है। लेकिन आगे रिसर्च चलती गई और ये पता चल गया कि दोनों का मास बराबर नहीं होता। अब यहां पर AXZ ये है इसका न्यूक्लियस। अगर मैं तुमसे पूछता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? Z। और अगर मैं तुम्हें बोलता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, कितना बोलोगे? A-Z बोलोगे ना। और अगर मैं तुम्हें बोलता हूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बताओ, क्या बोलोगे? Z प्लस A-Z, ठीक है। Z से Z कैंसिल हो गया, क्या बन गया? A का मतलब तो मास नंबर होता है। ये चीज स्पेशली दिमाग में रखनी है, मास नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के बराबर ही होता है, याद रख लोगे। एक न्यूक्लियॉन का मास अगर m है तो A न्यूक्लियॉन्स का मास कितना हो गया? A। तो यह आ गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। पता चल गया, फाइंड आउट करना आ गया। ये चीज स्पेशली याद रखनी है तुम्हें, ये जल्दी से बच्चे कवर नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। तो m इंटू ए ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, m इंटू ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r तो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, r को हम क्या लिख सकते हैं? r नोट a की पावर 1/3 और ये क्यूब लिखा जा सकता है ना। अब यहां पर इसको सॉल्व करो, m a डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r नोट क्यूब इंटू में a, यही आएगा। r नोट का क्यूब a की पावर 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, a बच गया, ठीक है। यहां पर a से a कैंसिल हो जाता है। और यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है ना वो किसी भी एटम के मास नंबर के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। और यही क्वेश्चन जब भी आता है यही आता है कि प्रूव करो कि न्यूक्लियर डेंसिटी उस न्यूक्लियर के कोरिस्पॉन्डिंग एटम के मास नंबर के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। तो तुम्हें इतना करके इसको कैंसिल आउट करके इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आ जाएगा 3m/4 पाई r नॉट क्यूब। यह है न्यूक्लियर डेंसिटी। यहां पर कोई मास नंबर नहीं है, कोई एटॉमिक नंबर नहीं है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी किसी भी मास नंबर एटॉमिक नंबर के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। याद रखोगे इस बात को, ठीक है? क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरा टॉपिक। आधा मिनट है, देखो हो गया। उसके बाद इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, वो न्यूमेरिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लिखो। obtain approximately the ratio of obtain approximately the ratio of nuclear radii, the ratio of nuclear radii of 56 फेरस 26। 56 मास नंबर है, फेरस और एटॉमिक नंबर है 26। लिख लिया? 56 फेरस 26 ऐसे। एंड यूरेनियम 238U92, 238U92। ये दो एटॉमिक रेडियाई हमें गिवन है। फुल स्टॉप। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी? व्हाट इज द approximate ratio of their nuclear density?
करो इसको। कर लिया? गलत, दिमाग लगा इसमें। करें? देखो हमारे पास दो चीजें हैं, 56 फेरस 26, और उसके बाद यूरेनियम है 92 और ये है 238। सबसे पहले तो इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताना है। न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो किसके बराबर आना चाहिए? इसकी डेंसिटी को मैंने ρ1 बोल दिया, इसकी डेंसिटी को मैंने ρ2 बोल दिया। हमें निकालना है ρ1/ρ2। क्या ये 1:1 नहीं आना चाहिए? क्यों? क्योंकि फर्क किसका दे रहा हूं मैं क्वेश्चन में, यहां पर फेरस है, यहां पर यूरेनियम है, एटॉमिक नंबर का फर्क है, मास नंबर का फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी तो इन दोनों की इंडिपेंडेंट होती है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? दोनों के न्यूक्लियर रेडियाई का रेशियो। इसका न्यूक्लियर रेडियाई मान लो R1 है, इसका न्यूक्लियर रेडियाई मान लो R2 है। R का एक फॉर्मूला होता है R = R0 A⁻⁴ होता है ना। तो यहां से R1 कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा R0 और A, इसका मास नंबर कितना है? 56 की पावर 1/3, ठीक है। अब इसके लिए R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R2 = R0 A⁻⁴ A कितना है? 238 की पावर 1/3, ठीक है। दोनों का रेशियो निकालना, निकाल दो, डिवाइड कर दो। R0 से R0 कैंसिल हो गया, R1/R2 कितना हो गया? 56 / 238 की पावर 1/3। इसको इतना ही रखो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, गलती करोगे, ठीक है, और करना भी नहीं होता। ये इसका रेडियस का रेशियो है, क्लियर है। उसके बाद तीन चीजें आती हैं, और ये जो चीज मैं बताऊंगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अब इंपॉर्टेंट है। पहले मल्टीपल चॉइस नहीं आते थे, अब आते हैं। अब यहां से मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है, बिना बताए भी कर दोगे। एक होता है आइसोटॉप्स, दूसरा होता है आइसोबार्स, और तीसरा होता है आइसोटोन्स। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स हैं, जहां से भी मिले नोट कर लेना। आइसोटॉप्स क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। आइसोबार क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो। आइसोटोन्स क्या होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, ठीक है। मैं एक एक एग्जांपल लिखता हूं। 1H1 2H1 3H1। हम इसको 9th क्लास से बोलते आए हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी, कि ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स का मतलब कुछ एक चीजें जिसकी प्रॉपर्टी आइसोटॉप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इनका सभी का एटॉमिक नंबर 111 है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। तो यही तो होता है आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोबार्स, आइसोबार का एक एग्जांपल मैं लिखता हूं। 22Na11 22Ne10, 22Na11 23 22
Ne10 22 Ne10 22 Ne10 22 Ne11 ठीक है। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब अब जैसे यहां पर सोडियम है, यहां पर नियोन है, इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन इनका मास नंबर सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। ठीक है। उसी तरीके से आइसोटोन्स, आइसोटोन्स कौन होते हैं, जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूं और वो एग्जांपल है 37 क्लोरीन 17, एक तो ये, और एक एग्जांपल है 4He2, नहीं 4He2 नहीं है, 39 पोटासियम और ये है 19। 37 क्लोरीन 17 और 39 पोटासियम 19। अब इसके अंदर बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 20 है या नहीं है, 39 माइनस 19 20, और इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 37 माइनस 17 20। इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। ठीक है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो तुम्हें पता होनी ही होनी चाहिए बिना बताए, लेकिन इनके जितने भी एग्जाम्पल जहां से भी मिले तुम्हें देखते ही पता चलना चाहिए कि ये आइसोटॉप है, आइसोबार है, आइसोटोन्स है, क्या है वो। ठीक है। यही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 1 नंबर का या 2 नंबर का, यही क्वेश्चन बनता है कि बताओ इनमें से कौन आइसोटॉप्स है, कौन आइसोबार है, कौन आइसोटोन्स है, वो तुम्हें सिलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है बात। उसके बाद है मेन टॉपिक्स, और वो मेन टॉपिक्स हम कल करेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस के बाद आएगा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। तो ये आगे वाले टॉपिक है, ये हम कल करेंगे।